हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेड एवरीडे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट 8 फरवरी 2026 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए। अगर आप इन 5 प्रश्न का आंसर सही दे देते हो, इसका मतलब है कि आप सीटेट क्रैक कर ले जाएंगे। आपके सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर इन 5 क्वेश्चंस से एक भी प्रश्न आपका गलत होता है, इसका मतलब ये होगा कि आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत होगी, तभी आप सीटेट क्रैक कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के 5 क्वेश्चंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की रहेगी। 10 मिनट में आप अपने आप को चेक कर लेना कि अभी आपको और मेहनत की जरूरत है या आपका काम चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए, आपको कमेंट में बताना है कि आपके 5 सही होते हैं या 5 में से कितने गलत हो जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैं आपको समय भी दूंगा आंसर देने का, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा एंड लास्ट में पूरा क्वेश्चन मैं समझाऊंगा भी आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश से, मानकीकृत मूल्यांकन से, सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण से, या लेबलिंग नामीकरण से। समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर बताइए इसका। पेन पेपर लेकर के बैठिए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको राइट आंसर बताना है। 5 अगर सही हो गए मतलब आपका सीटेट क्रैक, नहीं हुए मतलब बहुत मेहनत की जरूरत होगी। आंसर बताइए फटाफट। वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, आराम से आंसर दीजिए, लेकिन आंसर फाइंड करिए इसका। चलिए, चाहे तो आप वीडियो रोक लीजिए, मैं समझाता हूं। समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? कौन सी चीज है जो समावेशन, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो कल्चर ऑफ इंक्लूजन इज प्रमोटेड थ्रू, मतलब कक्षा या विद्यालय में समावेशन यानी सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति कैसे डेवलप होती है? भाई, ऐसा क्या किया जाए कि हर बच्चा खुद को शामिल महसूस करे, अलग थलग ना महसूस करे। क्या किया जाए भाई? अलग अलग प्रकार के सबको निर्देश देंगे, मानकीकृत मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे, सेग्रीगेशन पृथक्करण करेंगे, अलग थलग कर देंगे, या बच्चे के ऊपर टैग लगा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, समावेशी शिक्षा ना तो बच्चों को अलग थलग करने की बात करती है, ना तो टैग लगाने की बात करती है कि ये बच्चा स्लो सीखने वाला है, ये फास्ट सीखने वाला है, ये मंद बुद्धि है, ये प्रतिभाशाली है, ये तो सीख ही नहीं सकता। इस तरीके से हम किसी बच्चे के ऊपर टैग नहीं लगाएंगे, उसका नामकरण हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो समावेशी शिक्षा बच्चों को अलग थलग करने की बात करती है, नहीं, समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। मानकीकृत मूल्यांकन, स्टैंडर्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक ही नजर से देख रहे हो, सबको एक समान माप तौल रहे हो। समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं करती है। हर बच्चा अलग रुचि, क्षमता, योग्यता रखता है, अलग अलग समाज, संस्कृति, सभ्यता, समुदाय से आया है, तो एक तरीके से सबका मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हो? यह भी गलत बात है। सिंपल सी बात है कि समावेशन की संस्कृति विभेदित निर्देश को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस को बढ़ावा देती है। सर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग, विभेदित मतलब सभी बच्चों की जरूरतें, क्षमताएं, सीखने की गति अलग होती है ना, इसलिए एक जैसा नहीं बल्कि बच्चे के अनुसार बदल बदल करके पढ़ाओ। भाई, कोई बच्चा है चित्र के माध्यम से बढ़िया समझता है, कोई एक्टिविटी करके बढ़िया समझता है, कोई ओरल अच्छे से समझता है, ठीक है। तो जो बच्चा जैसा सीखना चाह रहा है उसको उसके हिसाब से सिखाओ, है ना। इंस्ट्रक्शन, निर्देश मतलब सिखाने का जो आपका प्रोसेस है, जो भी टीचिंग इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो, मतलब टीचर कैसे पढ़ाता है, कैसे समझाता है, क्या क्या एक्टिविटीज करवा रहा है, ये सब क्या है? ये सब इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। तो दोनों शब्द मिलकर के हमारे क्या बने? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब छात्रों की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार अपने शिक्षण में बदलाव करते रहना चाहिए। जिस बच्चे को जैसी जरूरत है, जैसी आवश्यकता है, जितनी उसकी योग्यता है, जितनी उसकी क्षमता है, जिस भी सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट रखता है, उसके हिसाब से आप बच्चे को पढ़ाओ, ताकि हर बच्चा अपने स्तर पर सीख सके और कक्षा में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। तो विभेदित निर्देश, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? विभेदित निर्देश से बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए, इसी तरीके से हम आपको समझा भी देंगे क्वेश्चन, और आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ठीक है। अगर आप में दम है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित हो जाते हैं?
ये क्वेश्चन हमने कराया था अभी 2 दिन पहले ही, जो हमारी लॉन्ग वीडियो है जो 1 घंटे की, उसमें कराया था। बताइए किस चरण में आ जाएगा ये? संवेदी चालक में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से रुक करके आंसर दीजिए, लेकिन सही आंसर हमें बताइए। चलिए फटाफट से आंसर करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। चलिए चाहे तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, हम समझाते हैं आगे। संक्रियाओं पर संक्रियाएं मतलब ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस, कहने का मतलब है विचार के ऊपर विचार करना। सोच रहे हैं आप, पहले आपने कुछ सोच लिया, अब उसके ऊपर आप सोच रहे हैं, ठीक है। करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? पहले तो मैं संक्रियाओं पर संक्रियाएं समझा दूं आपको। देखिएगा, संक्रियाओं पर संक्रियाएं मतलब आपने पहले कुछ सोच लिया, पहली सोच आपकी, ठीक है, आपने पहले कोई विचार बना लिया, ठीक है। अब दूसरा फिर आप उसी के ऊपर सोच रहे हैं। जैसे पहले आपने सोचा कि मुझे ये काम करना है और ये इस तरीके से होगा, इसमें 5 आदमी की जरूरत पड़ेगी, ये आपका पहला विचार बन गया, ठीक है। पहली सोच आपकी, पहला विचार बन गया ये, ठीक है। ये एक संक्रिया हो गई। अब इसके ऊपर दूसरी संक्रिया ये होगी कि इसके बाद आपने उसी प्लान पर दोबारा विचार किया कि ये जो काम मैं करूंगा क्या सही है, क्या वास्तव में इस तरीके से हो जाएगा, और जो 5 आदमी लगाऊंगा क्या उससे फायदा होगा, क्या 5 लोग पर्याप्त हैं? ये आपकी दूसरी संक्रिया हो गई। मतलब आप एक विचार के ऊपर दूसरा विचार कर रहे हैं। कभी कभी नहीं, हम लोग सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है, फिर सोचते हैं यार ये जो मैं करूंगा क्या ठीक होगा, क्या सही होगा, क्या मेरा ये प्लान सक्सेस हो जाएगा? तो उसी सोच के ऊपर सोच रहे हैं आप, यानी पहले विचार पर दूसरा विचार, सोच पर दोबारा सोचना, यानी विचार का एनालिसिस करना। यही तो है संक्रियाओं पर संक्रिया। ये क्षमता बच्चे के अंदर कहाँ डेवलप होती है? क्या 0 से 2 साल में ये क्षमता डेवलप हो जाती है? क्या 2 से 7 साल में क्षमता आ जाएगी? क्या 7 से 11 साल में क्षमता आ जाएगी? या 11 प्लस में क्षमता आएगी? तो भैया ये अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। बच्चा जो है कल्पनाओं में ये तो ऐसा सोच पाएगा, तो ये आएगी बच्चे के अंदर ऑप्शन डी, यानी कि जब बच्चा हमारा 11 प्लस का हो जाएगा, 11 से 15 वर्ष का हो जाएगा, तब बच्चे के अंदर संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने की स्किल डेवलप हो पाएगी। और जीन पियाजे कहते हैं इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखते हैं, बच्चे के अंदर लॉजिकल पावर डेवलप हो जाती है, अमूर्त तरीके से बहुत बढ़िया से बच्चे यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है, कल्पनाओं में सोच सकते हैं। ये क्षमता हमारी यहाँ पे डेवलप होगी। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ पे 0 से 2 साल में बच्चा अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है, चीजों को छू करके उठा करके मुंह में डालता है, ठीक है, और गंध के माध्यम से, इस सब चीजों के माध्यम से चीजों को उठा के पटकता है, तो सेंस ऑर्गन के माध्यम से दुनिया को समझ रहा होता है। यहाँ बच्चा 2 से 7 साल का होता है, जहां उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, चीजों जैसे मोबाइल फोन को गाड़ी समझकर चलाने लग जाएगा, गाड़ी को कान में लगा के हेलो हेलो बोलना, फोन का सिंबल दे देगा, ठीक है। कोई लकड़ी का डंडा ले लेगा, उसको तलवार समझकर चलाने लग जाएगा, तो ये सिंबॉलिक थॉट यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाएगा। एनिमिज्म, सबसे बड़ी विशेषता एनिमिज्म, जीववाद, यहाँ पे जो बालक है वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है ना, ये गुण यहाँ पे आ जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन बच्चे के अंदर आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर यहाँ पे डेवलप होंगी 7 से 11 वर्ष में। प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्या आपका आंसर सही हुआ? बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, बताइए, दम है तो उसका सही आंसर हमको करके बताओ भैया। चलो, कहता है बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? What should be the sequence of introduction of new concepts to children? बताइए। ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से ठोस, या एप्लीकेशन बेस्ड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ होनी चाहिए, या फिर फेमिलियर टू अनफेमिलियर, परिचित से अपरिचित। ये इधर नहीं लिखा जाएगा, ये देखिए इंग्लिश इसकी सही लिखी है, हिंदी। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों पर नजर रखना, ठीक है। ये इधर ऐसे नहीं होगा, ये परिचित से अपरिचित होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है परिचित से अपरिचित। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, आराम से आंसर दीजिए इसका। आप बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या हो जाएगा? चलिए, ये अगर आज के 5 प्रश्न आपके सारे के सारे सही हो गए आपके, मतलब आपकी सीडीपी बहुत धुआंधार चल रही है, सीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, और सीडीपी में आपके 28, 30, 28, 27 नंबर कहीं नहीं गए हैं, और आप बढ़िया से 110 प्लस लेके आ जाओगे आप सीटेट में, अगर ये 5 प्रश्न आज के सही हो गए। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों को जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट समझाना शुरू कर रहे हैं, कोई नया टॉपिक समझाना शुरू कर रहे हैं, कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ से चलना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए?
वैश्विक टू स्थानीय, यानी कि पहले विश्व स्तर की बातें बता दो, फिर अब उसके गांव मोहल्ले की आस पड़ोस की बातें बताओ। या फिर अमूर्त, देखिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि हम स्थानीय से लोकल टू ग्लोबल चलेंगे, वैश्विक स्थानीय से वैश्विक की तरफ चलेंगे। पहले बच्चे को जो चीजें उसको पता है, जो उसके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं गांव मोहल्ले आस पड़ोस में समाज में, है ना, वहां से शुरू करेंगे, लोकल से फिर ग्लोबल, फिर विश्व स्तर पर जाएंगे। ठीक है, जैसे युद्ध की बात करनी है तो पहले गांव की लड़ाई को समझाओ कि गांव में लड़ाई होती है, फिर उसको और ऊपर लेकर के जाओ, फिर उसके युद्ध स्तर जो है वर्ल्ड वार के समझाओ। इस तरीके से जो है लोकल टू ग्लोबल जाएंगे। अमूर्त से ठोस नहीं चलते हैं भाई, ठोस से अमूर्त की तरफ चला करते हैं हम, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलते हैं। छोटे बच्चों को पहले हम पेंसिल से सिखाते हैं कि भैया ये 2 पेंसिल तुम्हारे पास हो गई, अब 2 ये इसकी ले लो, ये अब कितनी पेंसिल हो गई, 4 हो गई बेटा, अब ये 4 इसकी ले लो, अब कितनी हो गई, 8। ये हम ठोस से, फिर उसको अमूर्त की तरफ लेकर के चलेंगे कि देखो 2 पेंसिलें तुम, अब उसको हम पेंसिल नहीं देंगे, बस उसको कल्पना करवाएंगे कि देखो 2 पेंसिल तुमने इसके लिए, फिर 2 इसके लिए, कितनी हो गई, 4 हो गई, अब 3 इसको दे दो, अब तुम्हारे पास कितनी बची। ये अब हम उसको अमूर्त की तरफ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है, अमूर्त से ठोस नहीं जाएंगे, ठोस से अमूर्त जाएंगे, वैश्विक से स्थानीय नहीं, स्थानीय से वैश्विक जाएंगे। अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ, ये हमारा इसमें क्रम में नहीं आता है, इसको हटा दो। हाँ, फेमिलियर टू अनफेमिलियर, ये हम चलेंगे। कहां से चलेंगे? परिचित से अपरिचित की तरफ चलेंगे, नोन टू अननोन चलेंगे। जो चीज बच्चे को पहले से पता है, जिसके बारे में बच्चा जानता है, वहां से शुरू करके जो चीज नहीं जानता है वहां लेकर के जाएंगे। बच्चा पहले वही चीज जल्दी समझता है जिससे वो पहले से परिचित होता है। इसलिए टीचर को चाहिए कि जो चीज बच्चे को पहले से पता है, जिसके बारे में जानकारी है, जो वो अपने आस पड़ोस रोज अनुभव कर रहा है, वहां से शुरू करके जो चीज नहीं जानता है वहां तक लेकर के जाओ। अगर बच्चे को बाजार पढ़ानी है तो सबसे पहले उसके जो घर के आस पड़ोस जो दुकानें होती है उसके बारे में बताओ, फिर उसके आस पड़ोस मोहल्ले में अगर कोई बाजार लगती है गांव में, उस बाजार के बारे में बताओ, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर लेवल लेकर के जाओ। तो हमें कैसे चलना है? फेमिलियर टू अनफेमिलियर चलना है। कैसे? ये हमारा क्रम होना चाहिए बच्चों को सिखाने का। ठीक है, चलिए आज का चौथा क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा? समावेशी स्कूल की स्थापना में डैश क्या शामिल है? बहिष्करण पर सवाल उठाना, नामीकरण को अपनाना, पृथक्करण का पुष्टिकरण या दोषारोपण को प्रोत्साहन देना। बताइए भाई, चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज अगर 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं मतलब आपको खुश होने की जरूरत है। ठीक है, समावेशी स्कूल देखिएगा, तो समावेशी स्कूल की स्थापना में समावेशी स्कूल की क्या विशेषता होती है? बहिष्करण पर सवाल उठाना, नामीकरण को अपनाना। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका हो जाएगा बहिष्करण पर सवाल उठाना। समावेशी स्कूल की यही विशेषता होती है, बहिष्करण पर सवाल उठाना। यानी कि अगर किसी बच्चे को अलग बैठाया जा रहा है, ठीक है, किसी एक्टिविटी में उसको शामिल नहीं किया जा रहा है, या उसकी क्षमता के आधार पर उसे किनारे किया जा रहा है कि देखो तुम कमजोर हो, तुम इधर बैठो इनके पास, ये बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये बहुत जल्दी सवाल हल कर लेंगे, तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, तुम इनसे अलग बैठो। ठीक है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो इंक्लूसिव स्कूल इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा, क्वेश्चन उठाएगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी कि क्या उठाएगा? सवाल उठाएगा। किस पर? एक्सक्लूजन पर। अगर किसी बच्चे को अलग थलग किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, तो उसका विरोध करेगा। कौन? इंक्लूसिव स्कूल इसका विरोध करेगा। आई बस समझ में? इंक्लूजन मतलब एक्सक्लूजन का विरोध, अलग करने की नीति गलत है, सबको साथ बैठा करके सिखाओ। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नामीकरण को अपनाएंगे नहीं, बच्चों को लेबल्ड नहीं करेंगे। पृथक्करण का पुष्टिकरण यानी कि अलग थलग को हम समर्थन नहीं देंगे। इंक्लूजन का मतलब कि सबको साथ में सिखाओ। दोषारोपण को प्रोत्साहन, दोषारोपण मतलब बच्चे का मजाक उड़ाना, कि उसको कम समझना, उसके अंदर कमी बताकर उसे नीचा दिखाना, ये सब हमारा काम नहीं है। हम अगर किसी बच्चे को अलग थलग किया जा रहा है तो उस पर हम सवाल उठाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न, अगर भैया आपके 5 सही हो गए मतलब आप बहुत बढ़िया हो। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन कहता है, अपनी सोच के बारे में सोच पाना डैश कहलाता है, और एक डैश कौशल है। बताइए अपनी सोच के बारे में सोच पाना क्या कहलाता है? अनुकूलन, अधिसंज्ञान या अधिसंज्ञान, क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी बताइए। वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लिया कीजिए, हम आके समझाते हैं।
अपनी सोच के बारे में सोच पाना, जहां बालक अपने ऊपर विचार कर रहा है सर, उसको अनुकूलन, एडॉप्टेशन नहीं कहते। एडॉप्टेशन ये जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन आ जाता है, ये नहीं है, ये मेटाकॉग्निशन है सर। क्या है? मेटाकॉग्निशन है, जहां जब बच्चा सोचता है कि मैं कैसे सीख रहा हूं, मेरी गलती कहां हुई है, मुझे अगली बार कैसे बेहतर करना है, मेरी कमजोरी क्या है, मेरी शक्ति क्या है, ठीक है, मैं किस स्ट्रेटजी से बेहतर सीखता हूं, किस सब्जेक्ट पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बच्चा अपना एनालिसिस कर रहा होता है, अपने अंदर झांक करके देखता है, उसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। क्या कहते हैं सर? उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और ये एक कोई निचले स्तर की सोच नहीं है भैया, ये उच्च स्तर की सोच है, एडवांस्ड लेवल की सोच है, जहां बालक अपनी सोच का एनालिसिस कर रहा होता है, कंपैरिजन करता है, डिसीजन लेता है और क्या करता है? कुछ क्रिएटिव सोच रहा होता है। इसमें बच्चा जानकारी के साथ काम करता है, सोचता है, नई चीजें बनाता है, उच्च स्तर की सोच है। आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। ये थे आज के 5 प्रश्न। बताना भैया में आपके 5 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस आपको देते रहेंगे और लंबी क्लासेस हमारी 1-1 घंटे की तो चली रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।